नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर आज की इस नई एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। एंड इस चैप्टर में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारियां देखने को मिलती हैं। अब अगर इस चैप्टर की बात की जाए कि इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में कितनी क्या जानकारियां देखने को मिलेंगी, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इस चैप्टर में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारियां देखने को मिल जाएंगी या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत ही डिटेल में बातें बताई गई हैं। देखो, ये क्लास 6 के एनसीईआरटी है और क्लास 6 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी बेसिक सी बातें बताई गई हैं। और जो वनडे एग्जाम्स होते हैं जिसमें एमसीक्यू टाइप प्रश्न आते हैं, उनमें बेसिक सी जो बातें होती उन्हीं के ऊपर आधारित अधिकतर प्रश्न आते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर से कई सारे एग्जाम्स में कई बार प्रश्न आ चुके हैं। तो अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो बेसिक सी बातें दी गई हैं उनको पॉइंट आउट करते हुए चलना एंड इनको याद भी साथ में करते चलना। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस इन सभी को कंप्लीट कवर करेंगे। हिस्ट्री की क्लासेस हमारे इस चैनल पर चल रही हैं, जो कि आप सभी लोग देख ही रहे हो। डेली मॉर्निंग में 10 बजे और शाम को 4 बजे क्लासेस आती हैं। 2 क्लास हम डेली आपके लिए लेकर के आते हैं। एंड ज्योग्राफी की क्लासेस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे दृढ़ संकल्प के मेन चैनल पर, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप जाकर के हमारे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहां पर आपको ज्योग्राफी की क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ पॉलिटी की और साइंस की भी क्लासेस हम हमारे मेन चैनल पर ही स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके साथ ही में इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं वो लोग अभी के भी हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर मैसेज करके एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा, बस इतना याद रखना। चलिए, एंड हाँ, नोट्स के हमने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, उसके माध्यम से आप डायरेक्टली नोट्स को परचेस भी कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम कई सारे नोट्स के पीडीएफ हमने अवेलेबल करवा के रखे हुए हैं फ्री में, और बाकी हम वहां पर आपको डिस्कशन वगैरह करने का मौका देते हैं और जानकारी वहां पर हम आपको देते रहते हैं कि क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगी, कब कैसे क्लास आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि हड़प्पा सभ्यता है क्या एंड इसकी खोज किसने की थी एंड इसको कैसे खोजा गया। तो इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हड़प्पा की कहानी, यानी कि स्टोरी ऑफ हड़प्पा। इसमें हम अगर देखते हैं तो आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब में सबसे पहली बार जब हमारे भारत देश में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस दौरान वहां के जो इंजीनियर्स थे, उन इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा का पुरा स्थल मिला। अचानक जब हड़प्पा का पुरा स्थल मिला तो इस जो कि इस समय आधुनिक पाकिस्तान में पाया जाता है। हाँ, याद रखना, सबसे पहले जिस हड़प्पा पुरा स्थल को खोजा गया वो आज हमारे भारत देश में ना होकर के पाकिस्तान में। जब बंटवारा हुआ था तो बंटवारा के टाइम पर वो पाकिस्तान की ओर चला गया, क्योंकि उसी साइड में इसको खोजा गया था। आगे बढ़ते तो हमने यहाँ पर क्या देखा, आज से 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहां के जो इंजीनियर्स थे उनको हड़प्पा का पुरा स्थल अचानक से मिला। जब ये पुरा स्थल उनको अचानक से मिला तो इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली, और इससे क्या हुआ, वहां पर कई सारी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो इंजीनियरों के इन ईंटों को उखाड़ने से पहले वहां के जो आम लोग थे जो वहां पर रहते थे, उन्होंने क्या किया था, इन हड़प्पा के पुरास्थलों से कई सारी ईंटों को पहले ही उखाड़ लिया था। इसके पीछे का रीजन यह था कि उन्होंने जब इस हड़प्पा पुरास्थल को देखा था तो इन्होंने भगवान का चमत्कार माना था और वहां से ईंटों को उखाड़ कर ले गए। और जब ये इंजीनियर आए तो इन्होंने भी देखा कि भाई भगवान ने हमारे ऊपर भी कृपा कर दी। इन्होंने वहां से हजारों की संख्या में ईंटें उखाड़ ली और यहां इन्होंने क्या किया, वहां पर कई सारी इमारतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। भाई, आम जनता ने तो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया था, बट जब इंजीनियर साहब आए तो इन्होंने वहां पर जो इमारतें थी उनको पूरी तरीके से नष्ट करके फेंक दिया, बहुत सारी इमारतों को। इससे क्या हुआ, कई सारी इमारतें जिनमें हमको महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती थी वो नहीं मिल पाई। हाँ, यहां पर देखो, हड़प्पा पुरास्थल शब्द का इस्तेमाल किया गया। पुरास्थल यानी कि एक ऐसी जगह जो कि पुरानी हो, ठीक है। ये इस एक जगह का नाम है हड़प्पा। देखो, हम 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक हड़प्पा सभ्यता का, एक हड़प्पा पुरा स्थल का। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी पुरा स्थल मिले हैं
उनमें सबसे पहले हड़प्पा नाम की जगह को खोजा गया। इसकी वजह से हड़प्पा जैसी मिलने वाली जितनी भी जगह थी जो कि उस टाइम पीरियड की थी, उस समय काल की थी, उन सभी जगहों को हड़प्पा के नाम से ही जाना गया, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। ठीक है, और हड़प्पा पुरास्थल ये एक प्रमुख जगह है जिसे सबसे पहली बार खोजा गया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जब यहां पर कई सारी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई तो उसके बाद में लगभग 80 साल पहले, आज से 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इन स्थलों को ढूंढा। यहां पर जो टाइम पीरियड दिया गया, ये जब हमारी एनसीईआरटी सबसे पहले लिखी गई थी उसके हिसाब से इसमें टाइम पीरियड दिया गया है, उसमें अपडेट नहीं किया गया। एंड अगर मैं एनसीईआरटी में अलग दिया गया और नोट्स में अलग दे देता तो काफी सारे लोग बाद में कमेंट करते, इसलिए मैं यहां पर आपको अपडेट करके बता दूं। सन 1921 में, कब? सन 1921 में दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति ने हड़प्पा पुरास्थल को ढूंढकर निकाला था। किन्होंने निकाला था? दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति थे, और इन्हीं के साथ में एक और व्यक्ति काम कर रहे थे जिनका नाम है माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, और हड़प्पा जो सभ्यता ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कब निकाला था? वो तो 1921 में। और किसने? तो दयाराम साहनी ने, और उनके एक प्रमुख सहायताकार थे, या फिर कह सकते हैं इन दोनों लोगों ने मिलकर के, ठीक है, जिनका नाम है माधव स्वरूप वत्स, इन दोनों लोगों ने मिलकर के 1921 में हड़प्पा पुरास्थल को ढूंढकर निकाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि ये जो खंडहर है, जहां से हजारों की संख्या में इंजीनियर्स ईंटें उखाड़ कर ले गए, ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस नगर की खोज सबसे पहले होने के कारण इसके बाद मिलने वाली ऐसी सभी इमारतों को हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। क्योंकि सबसे पहले इस नगर की खोज की गई, और जब इस नगर की खोज की गई तो इसको नाम दिया गया हड़प्पा पुरास्थल। ठीक है, अब हड़प्पा पुरास्थल के बाद में ऐसी जितनी भी इमारतें मिली जो हड़प्पा पुरास्थल के समय काल की थी, जो उसके जैसी थी, उन सभी को हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया, क्योंकि हड़प्पा जो स्थल था इसको सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस शहर का निर्माण आज से लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी जो हमारी हड़प्पा सभ्यता, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा वो कितना है? आज से लगभग 4700 साल पहले, आज से लगभग 4700 साल पहले हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में थी। ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए, यानी कि टाइम पीरियड की दृष्टि से, तो ये देखने को मिलता है जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी, ये मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। यानी कि जब हमारी हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में थी उसी टाइम पीरियड में मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताएं भी देखने को मिलती जो अस्तित्व में थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ में। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलता है, हाँ एक मिनट, यहां पर आपने देखा हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नाम से क्यों जाना जाता है, इसको भी यहां पर देख लो। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अधिकतर जो स्थल मिले हैं वो सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलते हैं, जो कि मैप में भी डिस्कस करेंगे एंड यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, तो मैप में डिस्कस करेंगे और इसी चीज में डिस्कस करेंगे। तो अगला हमको टॉपिक मिलता है हड़प्पा के नगरों की विशेषताएं क्या क्या थी। अब हम किसी भी चीज के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो उसकी विशेषताएं भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि हड़प्पा के कई नगर 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किए गए थे। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो हमारे यहाँ पर शहर होते हैं और गांव होते हैं। ठीक है, गांव जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, शहर जो होता है बड़ा होता है। शहर में ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, गांव में आपको कम जनसंख्या देखने को मिलती है। लेकिन एक ही इलाके में अगर आप देखोगे तो शहर जो होगा वो बड़ा होगा लेकिन एक साथ घनी आबादी में बसा होता है। लेकिन गांव जो होते हैं, एक गांव यहां बसा, फिर एक गांव यहां बसा, फिर एक गांव यहां बसा, फिर एक गांव यहां बसा। अगर गांव को एक साथ कर दिया जाए, और शहर तो एक साथ होता ही है, तो अगर देखा जाए तो जो शहर हैं वो छोटे पड़ जाएंगे गांव की जनसंख्या के मुकाबले, क्योंकि जो गांव होते हैं वो छोटी छोटी सी जगह पर कई सारे गांव बसे होते हैं। ठीक है, लेकिन शहर झुंड में बसता है एंड एक साथ बसता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज के टाइम का है। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का काल चल रहा था, जब हड़प्पा का टाइम पीरियड चल रहा था, तो हड़प्पा सभ्यता में कई नगर 2 या फिर उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किए गए थे। यानी यहाँ पर जो नगर नियोजन का कार्य था, जो हड़प्पा सभ्यता आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर किस प्रकार से लोग रहते थे, किस प्रकार से नगरों को बसाया गया था, अगर इसकी बात की जाए तो 2 या फिर उससे अधिक हिस्सों में नगरों को विभाजित किया गया था। इनमें सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर तथा पूर्वी भाग बड़ा लेकिन निचले हिस्से में बना होता था। यानी कि अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरों की, तो यहां पर 2 नगर हुआ करते थे। एक पश्चिम में बनता था
ठीक है, एक पूर्व में बनता था, एक कहां पर, एक पश्चिम में, एक पूर्व में। अब जो पश्चिमी भाग था ये ऊंचाई पर बनता था लेकिन छोटा होता था, और जो पश्चिमी भाग था उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया नगर दुर्ग। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, पश्चिमी भाग जो था ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनता था। ठीक है, और ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नाम दिया है नगर दुर्ग। ठीक है, दूसरा पूर्वी भाग जो था ये बड़ा होता था लेकिन नीचे हिस्से में बना होता था, और हमारे यहाँ के पुरातत्वविदों ने नीचे वाले हिस्से को निचला नगर नाम दिया है। ठीक है, अब यहां पर जब इन दोनों के ऊपर रिसर्च की गई तो हमको ये देखने को मिलता है जो नगर दुर्ग है, यहाँ की जो इमारतें थी वो प्रीमियम लेवल की थी, और जो आपको निचला नगर वाली इमारतें देखने को मिलती हैं ये प्रीमियम लेवल की नहीं थी, आप कह सकते हो कि सिल्वर लेवल की थी। यानी कि हम कह सकते हैं नगर दुर्ग में विशेष व्यक्ति रहते थे, जैसे कि राजा हो गए, पुरोहित हो गए, और भी मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो लोग रहते होंगे, और निचले नगर में मजदूर हो गए और आम जनता ये लोग रहते थे। ठीक है, दोनों ही हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी, यानी कि चाहे वो निचला नगर हो या फिर नगर दुर्ग हो, दोनों ही में क्या किया गया था, दोनों ही नगरों को चार दीवारी से घेरा गया था, यानी कि आसपास पूरे नगर के आसपास बाउंड्री बनाई गई थी। जैसे आज आप देखते हो अपने घर के आसपास बाउंड्री बनाते हैं, बाग के आसपास बाउंड्री बनाते हैं, स्कूल के आसपास बाउंड्री बनाते हैं, इसी तरह से जो ये निचला नगर और नगर दुर्ग था इन दोनों ही नगरों के आसपास बाउंड्री बनाई गई थी। ठीक है, और जो बाउंड्री बनाई गई थी जिसे चार दीवारियां कहा गया, ये पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास किस्म की इमारतें बनाई गई थी। यानी अगर आप नगर दुर्ग को देखोगे, निचले नगर की बात नहीं की जा रही, नगर दुर्ग की। ठीक है, तो कुछ नगर ऐसे बसाए थे जहां पर जो नगर दुर्ग था उसमें आपको कुछ खास किस्म की इमारतें भी देखने को मिलती हैं। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में खास तालाब देखने को मिलता है। ठीक है, एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार नाम दिया है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए ईंटों पर प्लास्टर और प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। देखो आज के टाइम पर हम क्या करते हैं, हमारे पास में टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में साइंस है, हमारे पास में हर चीज मौजूद है, हम जो चाहे कर सकते हैं। बट हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी लेवल पर टेक्नोलॉजी एंड इतने बड़े लेवल पर साइंस नहीं थी, उस समय पर इतना अधिक आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन तब भी जो यहाँ पर एक महान स्नानागार बनाया गया था, ये खास तालाब बनाया गया था जिसको पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार नाम दिया। अगर आप इसमें देखोगे तो इसको पक्की ईंटों से पहले बनाया गया, फिर पक्की ईंटों के ऊपर प्लास्टर किया गया, और प्लास्टर से भी पानी का रिसाव ना हो इसके लिए क्या किया गया, इस प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, तो ये आपको देखने मिलता है जैसे कि भाई ये एक पूरा का पूरा महान स्नानागार। आज के टाइम पर जैसे स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल में क्या है, सीढ़ियां नहीं बनाई जाती हैं। उस अधिकतर स्विमिंग पूल में आपको सीढ़ियां नहीं देखने को मिलेंगी। क्या होता है कि पूरे के पूरे स्विमिंग पूल में किसी एक साइड में स्टील की सीढ़ी बना देते हैं। ठीक है, स्टील की सीढ़ी टाइप की कह सकते हैं, बना देते हैं, और कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है जो कि मतलब सीढ़ियां बनी होती हैं, हर जगह पर नहीं बनी होती। बट यहां पर जो आपको खास तालाब देखने को मिलता है, यहां पर क्या था, या फिर इधर और इधर। ठीक है, हाँ, ये ऐसे ऐसे, या फिर कह सकते हैं कि इधर से इधर। ठीक है, आई होप कि यही वाली रही होंगी, दिशा नहीं दी गई एनसीईआरटी में। तो यहां पर याद रखना कि दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, यानी कि इधर हो गया कमरा, इधर हो गया कमरा, इधर हो गया कमरा, इधर हो गया कमरा, और दो तरफ सीढ़ियां बना दी गई। कुछ इस प्रकार से इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अब यहां पर बात यह आती है कि क्या उस टाइम पर पानी यहां पर समर से भरा जाता था, क्योंकि आज के टाइम पर तो हम जब भी कोई काम करते हैं, कहीं पर पानी भरते हैं, तो हमारे पास से 50 इक्विपमेंट मौजूद है। हम पंपिंग सेट लगा सकते हैं, हम मोटर डाल करके अंदर से पानी निकाल सकते हैं पाताल से। ठीक है, इसके अलावा हम पानी को बहाकर ला सकते हैं, कई सारे हम उपाय कर सकते हैं। बट उस टाइम पर तो ये सारे उपाय थे नहीं। तो उस टाइम पर इस खास तालाब में भरने के लिए पानी कहां से आता था, तो इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उसके बाद में इसे खाली भी कर दिया जाता था, यानी कि ये साल भर यूज नहीं होता था। यहां पर शायद विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते। जैसे आप अपने घर में देखते हो, जब कोई आपके घर में बाहर से आता है, कोई रिश्तेदार आता है, तो आप देखोगे कि आपकी माँ जो होती है या फिर आपके घर का जो भी मुखिया है, वो क्या करता है, सबसे अच्छी थाली जिसमें कभी कोई खाना नहीं खाता, ठीक है, उसको निकाली जाती है। ठीक है, बड़ी बड़ी थालियां निकाली जाती हैं और मतलब भोजन स्वादिष्ट चीजें जो घर के ताले में रखी जाती हैं। ठीक है, कई घरों में ऐसा होता है। ठीक है, आजकल तो नहीं होता, आजकल लोग खुलेआम सब रखते हैं। बट क्या है कि हाँ, ऐसा वीडियोस में आप देखते होंगे, तो उसे निकालकर उन लोगों के सामने रखा जाता है। ठीक है, उनके स्वागत में। तो जब भी कोई विशेष अनुष्ठान होता था, या फिर हम कह सकते हैं जब कोई प्रोग्राम होता
होता था तो प्रोग्राम के टाइम पर विशेष नागरिक आते थे और उन विशेष नागरिकों को स्नान के लिए, उनके नहाने के लिए इन महान स्नानागार को ओपन किया जाता था, इसमें पानी भरा जाता था एंड इसको यूज में लिया जाता था। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है हड़प्पा से प्राप्त विभिन्न, हाँ जो मैप है अभी एक्सप्लेन करेंगे मैप को भी, ठीक है, चिंता मत करो, मैप को एक्सप्लेन अभी किया जाएगा। चलो पहले मैप ही देख लेते हैं, ठीक है, बाद में आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर अगर मैप की बात की जाए तो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक नगरों को यहां पर दिखाया गया है, जो कि अगर आप देखोगे आज से लगभग 4700 साल पहले के दिखाए गए, ठीक है, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के यहां पर कुछ प्रमुख नगर हैं जिनको दिया जा रहा है। अब आओ इनकी ओर एक बार देख लेते हैं और इनको समझते हैं। तो देखो अगर आप देखोगे यहां पर तो ये आपकी सिंधु नदी है, ठीक है, ये सिंधु नदी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। मैं कंफ्यूज हूं कि ये सिंधु नदी की लाइन गई है या फिर ये गई है, फिलहाल आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं सारी की सारी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये जो आपको देखने को मिले सिंधु और उसकी सहायक नदियों की रेखा बनी हुई है, ठीक है। सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, व्यास है, ये नदियां यहां पर आपको देखने को मिलती हैं जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब सिंधु की सहायक नदियों के, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता की कई सारे नगरों का विकास हुआ था, जिनमें अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा पुरास्थल की बात करें तो उसका विकास हुआ था यहां पर आपको हड़प्पा पुरास्थल देखने को मिलता है, जो कि पॉइंट में दर्शाया भी गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो यहां पर था, ठीक है, यहां पर जिन दोनों के बारे में अभी तक हमने देखा है। एंड इसके बाद में हम प्रमुख रूप से बात करेंगे लोथल की भी, ठीक है। तो लोथल का जो है वो यहां पर था, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है कहां पर, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में लोथल देखने को मिलता है, जो कि लोथल काफी इंपॉर्टेंट था। यहां पर आपको बंदरगाह वगैरह भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कालीबंगा अगर आप देखोगे तो यहां पर देखने को मिलता है, ये राखीगढ़ी है, ठीक है, और ये आपको मिलता है गंभेरी वाला, ठीक है, गंभेरी वाला यहां पर, ठीक, गंभेरी वाला ये आपको मिलता है चनहुदड़ो से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं। तो यहां पर मैपिंग में सिर्फ इतना दिखाया गया है कि जो आरंभिक नगर थे वो कहां पर थे। अगर आज के टाइम पर आप देखोगे तो ये हमारा जो हिस्सा है ये सिंधु नदी वाला, ठीक है, ये जो हड़प्पा वाला, ठीक है, ये आज पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, ठीक है, हमारा भारत यहां से ऐसे निकलता है, तो ये जो है पाकिस्तान में चला गया और ये सारे के सारे पाकिस्तान में ही देखने को मिलते हैं। प्रमुख स्थल जो है वो आज के टाइम पर पाकिस्तान में अधिकतर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हड़प्पा से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा और लोथल जैसे नगर जो है यहाँ पर अग्निकुंड देखने को मिलते हैं, यहाँ से अग्निकुंड मिले। अब अगर आप अग्निकुंड को यहाँ पर देख सकते हो तो इससे पता चलता है कि संभवतः यहाँ पर यज्ञ किए जाते थे, क्योंकि यज्ञ में ही अग्निकुंड का इस्तेमाल होता था। भाई अग्निकुंड का इस्तेमाल और कहीं पर होता ही नहीं था, आज के टाइम पर भी नहीं होता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम की जो सभ्यता थी वो सनातन धर्म से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वहां पर यज्ञ वगैरह होते थे, ठीक है। ये एक संकेत देती है कि भाई उस टाइम पर सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग वहां पर रहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते, कहां कहां पर मिले हैं अग्निकुंड, कालीबंगा और लोथल में। हाँ, एक बात देखो मैं बता दूं, कई बार पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के ऊपर आधारित ये चैप्टर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, बेसिक जानकारी दी गई है एंड हम पूरे चैप्टर का निचोड़ लेकर के आए हैं, जिसमें हर एक बिंदु इंपॉर्टेंट मैं लेकर के लाया हूं, ठीक है। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो हर एक पॉइंट को नोट करना, अदरवाइज इसका पीडीएफ आप बाय कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अग्निकुंड कहां कहां से मिले, कालीबंगा और लोथल से। प्रश्न पूछ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है, जहां पर संभवतः यज्ञ किया जाता था। तो याद रखना कालीबंगा और लोथल, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले, भंडार गृह यानी कि गोदाम, ठीक है, गोदाम भी मिले जहां पर सामान को रखा जाता था, ठीक है, माल को रखा जाता था। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए। अच्छा, जो मिट्टी के खिलौने ये संकेत देते हैं कि भाई उस टाइम पर किस प्रकार की चीजों का यूज होता था, किस प्रकार की कहानियां थी, किस प्रकार से लोग रहते थे। क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप देखोगे जिस चीज का प्रचलन होता है उसी के खिलौने बनाए जाते हैं। आप देखोगे मार्वल की मूवीज ज्यादा चलने लगती हैं, जिसमें आप कहते हो एवेंजर्स वगैरह वाली, ठीक है, जिसमें आपको सुपर हीरो देखने को मिलते हैं, तो उनके कई सारे खिलौने मार्केट में आ जाते हैं, ठीक है। यहां तक कि अगर आप कपड़े भी लेने जाओगे तो उनके ऊपर भी उनका स्टिकर लगा मिल जाएगा, ठीक है। कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह से जो मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हमको हड़प्पा के कई सारे नगरों से, तो ये संकेत देते हैं कि उस टाइम के लोग जो थे किस प्रकार की एक्टिविटीज किया करते थे। एंड अगर आप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगर देखोगे तो यहां पर भंडार गृह यानी कि गोदाम भी देखने को मिल जाएंगे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। अगर हम
हम बात करते हैं कि भाई हड़प्पा के सबसे अधिक पुरास्थल कहां पर मिले, तो वो मिले हैं आपको भारत में। कहां पर? भारत में, ठीक है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में पंजाब सिंध प्रांत, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, इन दोनों इलाकों में हड़प्पा के पुरास्थल देखने को मिलते हैं। यहां पर प्रश्न उठ जाता है कि अभी तक हड़प्पा के कितने पुरास्थल खोजे जा चुके हैं? याद रखना 1400 प्लस, ठीक है, 1400 प्लस, 1400 से ज्यादा हड़प्पा पुरास्थल को खोजा जा चुका है। इनमें से 900 प्लस जो है वो हमारे भारत देश में खोजे गए हैं, ठीक है। बाकी के जो पुरास्थल है वो आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन इलाकों में, मतलब और भी कई सारे इलाकों में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने पाकिस्तान की बात कर ली। अगर भारत में देखा है तो प्रमुख रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन प्रांतों में हड़प्पा के पुरास्थल देखने को मिलते हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। अच्छा, अनोखी वस्तुएं कौन कौन सी थी? तो जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन हो गए, उस टाइम पर मिट्टी के लाल बर्तनों का यूज किया जाता था। अब जो ये लाल बर्तन थे, ठीक है, मिट्टी के लाल बर्तन थे, इन लाल बर्तनों पर काले रंग के चित्र बनाए गए थे। इसके अलावा पत्थर के बांट है। बांट किससे बनते थे? कार्नेलियन पत्थर से बांट बनते थे। एक मिनट, चर्ट पत्थर, हाँ, चर्ट नाम के पत्थर से बांट बनाए जाते थे, जो कि हमको हड़प्पा के पुरास्थलों से प्राप्त हुए। मुहर जो थी, मुहर प्राप्त हुई। मुहर जो हुआ करती थी, मुहर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मनके है, तांबे के उपकरण है और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड, ये सभी चीजें प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भवन, नाले और सड़कें। ये जो भवन, नाले और सड़कें टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अगर आप देखोगे तो ये उस समय की नाले बनाने की, भवन बनाने की, सड़कें बनाने की जो कला थी, या फिर हम बात करते हैं जो उस टाइम पर ये लोग इनको बनाया करते थे, वो एक अनोखे तरीके से बनाते थे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका आपको देखने को मिलता है। तो आइए इसको समझते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। यानी जैसे कि आज के टाइम पर आप देखते हो शहरों में जितने भी घर बनते हैं, उनके मंजिल का कोई भी मतलब ये नहीं कि भाई 5 मंजिल बनने के बाद रुक जाएंगे। 10, 20, 30, 40, बुर्ज खलीफा देख लो, सैकड़ों मंजिल का है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या था कि भाई 1 या फिर 2, इससे ज्यादा मंजिल के मकान नहीं बनेंगे, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या थी? घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। सबसे पहले घर का आंगन हो गया, ठीक है। आंगन के यहां भी कमरा है, यहां भी कमरा, यहां भी कमरा, यहां भी। आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, ठीक है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता, जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो आपके घर पे बाथरूम है, इसी तरह से अधिकांश घर होते थे जिनके घर के अंदर ही स्नानागार होता था, जहां पर घर की महिलाएं और पुरुष सभी लोग नहाया करते थे। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुएं किस लिए? कुएं से पानी निकालने के लिए। तो कुछ घर ऐसे भी थे जहां पर कुएं पाए जाते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक नगर में या फिर 2 नगर में, यहां पर कई सारे नगर ऐसे प्राप्त हुए जहां पर ढके हुई स्थिति में नाले देखने को मिलते। ढकी हुई स्थिति का अर्थ है कि भाई नाला बनाया गया और उसको ऊपर से पाट दिया गया, ठीक है, इसके ऊपर से पाट दिया गया। अच्छा, जब पाटा जा रहा है तो पूरा का पूरा नाला नहीं पाटा जाता था, क्योंकि इस नाले को पाटा जाता था इसलिए, और इसकी सफाई भी करनी होती थी, तो बीच बीच में मेन होल बनाए जाते थे, जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते। अब जो नाले बनाए जाते थे जिनको ढक दिया जाता था, तो हर नाली की ढलान, हर नाली में हल्की ढलान रहती थी, ताकि पानी आसानी से बह सके, पानी इसमें रोके ना, क्योंकि इस नाले को भी हम पाटने वाले हैं। अब चूंकि नाले को ये पाट देते थे और नाले में अगर ढलान नहीं होगी तो पानी उसमें रुकेगा तो उसको बार बार साफ करना पड़ेगा, इसलिए नालों को ऐसे बनाया जाता था कि इसमें पानी रुके ना, ठीक है। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी, ठीक है। क्या होता था, जो घर की नालियां थी, घर से पानी निकलता था, घर के पास वाली नाली में जाता था, और घर के पास वाली नाली जो थी वो जाकर के मिलती थी सड़क के पास वाली नाली में, और सड़क के पास वाली जो नाली थी वो आगे जाकर के किसमें, बड़े नाले में मिल जाती थी, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है। अच्छा, जो नाले थे, तो नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। मेन होल यानी कि ऐसे गोल गोल प्रकार के गड्ढे, जिसके माध्यम से नाले के अंदर जाया जा सके, ठीक है, जिसके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। तो यहां पर ये देखने को मिलती है। हाँ, इसमें सड़क के बारे में ज्यादा बातें नहीं की गई हैं, तो देख लेते हैं भाई, हम सड़क को अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्या होता था, जैसे कि भाई मेन रोड ही बना दी गई, ठीक है, मेन रोड बनाएगी। मेन रोड जो थी ये एक मेन रोड होती थी, इसके बाद में इधर एक रोड चलेगी, फिर एक इधर रोड चलेगी, फिर एक इधर रोड चलेगी, इसी तरह से इधर भी रोड जा रही हैं, ठीक है, इधर रोड जा रही है। अब जो ये रोडें होती हैं, इन रोडों में ऐसे गलियां बनी होती थी, ठीक है, कुछ इस तरह से, और इन गलियों के आसपास यहां पर मकान थे, ठीक है, यहां पर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले मकान से पानी निकलता था, गलियों में आता था,
फिर गलियों से इस रोड में आता था, फिर यहाँ से मुख्य रोड से मिल जाता था, ठीक है। इसी तरह से इधर भी होता था सारी एक्टिविटीज़, और फिर ये जाकर के मेल नाले में, जो कि बड़ा नाला था, उसमें यहाँ से पानी मिल जाता था जाकर के। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है नगरीय जीवन। हम देखो बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। आज की सभ्यता जो हमारी है, आजकल हम लोग जैसे रहते हैं वो हम सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहा करते थे, एक बार आपने वीडियो देखा होगा जिसमें वो कहता है कि भाई आजकल की जिंदगी ना बड़ी बोरिंग है। वो कहता क्यों भाई, अच्छे रंग से हम जंगलों में रह रहे थे, हु हा करते हुए दिन भर घूमते थे, उस समय की कितनी अच्छी जिंदगी रहती होगी। कई सारे वीडियोस इसके ऊपर आजकल बने। तो यहां पर हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार की जिंदगी बिताते थे। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल बनी रहती थी। हलचल क्यों बनी रहती, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहते थे, यानी कि नगर को बनाने में, नगर को सजाने में, नगर जो था उसको पूरा का पूरा डेकोरेट करने में, उसको और अच्छा बनाने में, वहां की इमारतों को बनाने में जुटे ही रहते थे। अच्छा, ये लोग जो थे संभवतः इनको कहा गया कि भाई ये शासक वर्ग होगा जो नगर की योजना को, मतलब नगर में खास प्रकार की इमारतों की योजना में जुटे रहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते यह भी संभव है कि ये जो शासक थे लोगों को दूर दूर तक भेज करके धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें भी मंगवाते थे। ये आपको देखने को मिलता है, इसके साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे मिस्र की सभ्यता इसी के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी के समकालीन थी, भारत में भी कई जगहों पर आपको देखने को मिलता है, सभ्यताएं देखने को मिलती हैं। और हर चीज एक जगह पर उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। हर चीज एक जगह पर उपलब्ध नहीं होती। देखो स्थानीय चीजें कई कम ही होती हैं, ठीक है। आपको कुछ चीजें बाहर से मंगवानी ही पड़ती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को अगर आप देखोगे तो हर स्थल आपको बहुत ही अच्छी ढंग से बसा मिलेगा, एंड उसकी जो अगर आप विशेषताएं देखोगे तो उसमें कई सारी चीजें देखने को मिलती है। बहुमूल्य पत्थर देखने को मिलते हैं, धातुएं देखने को मिलती है, और हर धातु, हर बहुमूल्य पत्थर एक ही स्थान पर तो मिल नहीं जाएगा। इन चीजों को ये बाहर से मंगवाया करते, कुछ लोगों को भेजते थे दूर दूर तक और उनसे कहते थे कि भाई इस चीज को आप लेकर के आओ। कुछ मिस्र से मंगवाया, कुछ मेसोपोटामिया से मंगवाया, जो कुछ भारत के ही अलग अलग इलाकों से इन्होंने मंगवाया, ठीक है। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए, ठीक है, जो बच नहीं पाए। यहां पर देखने को मिलता है जो नगर थे, ठीक है, इन नगरों में लिपिक उसे कहते हैं जो लिखा पढ़ी का काम करता था उस टाइम पर, ठीक है। लिखा पढ़ी का काम किसके ऊपर, मोहरों के ऊपर, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, ठीक है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार भी होते थे। शिल्पकार की अगर बात की जाए तो यहां पर देखो स्त्री था या पुरुष था इसका कोई भी मतलब आइडिया नहीं है। इसी तरह से लिपिकों में भी कोई आइडिया नहीं कि ये स्त्री थे या पुरुष थे। इसीलिए हमारे यहाँ के पुरातत्वविदों का कहना यह है कि स्त्री भी होंगे, पुरुष भी होंगे, दोनों ही लोग यहाँ पर शिल्पकार होंगे, ठीक है, जो अपने घरों और उद्योग स्थलों में तरह तरह की चीजें बनाया करते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें अगला पॉइंट मिलता है नगर और नए शिल्प। अच्छा, नगर और जो नए शिल्प ये टॉपिक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम नगर के बारे में और जो नगर में अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई जाती थी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पुरातत्वविदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई हैं। उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, कांसे, तांबे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। किस किस से बनाई गई थी? पहला तो हो गया पत्थर से बनाई गई थी, दूसरा शंख से बनाई गई थी, शंख को पीस करके उससे बनाई जाती थी, कभी कभी शंख को तोड़ करके, मतलब शंख के माध्यम से बनाई जाती, जिसे आज हम लोग बजाते, ठीक है। इसके अलावा कांसे से बनाई जाती थी, तांबे से बनाई जाती थी, सोने और चांदी से बनाई जाती थी, ठीक है। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, जबकि अगर हम तांबे और कांसे से देखेंगे तो औजार हो गया, हथियार है, गहने, बर्तन, ये चार चीजें बनाई जाती थी। याद रखना, इस पर प्रश्न आने की संभावना है कि भैया सोने और चांदी से क्या क्या बनाया जाता था हड़प्पा सभ्यता। पुरातत्वविदों ने जो जानकारी निकाली उसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता में सोने और चांदी से किन किन वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, ऐसे प्रश्न आ सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे आएगा कि तांबे और कांसे से किन किन वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। तो ये जो लाइन है इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, ठीक है, जो मोहरें थी वो पत्थर की बनाई जाती थी। और इन यहाँ पर इन होगा, ठीक है, इन लिखा है, इन होगा, ठीक है, ये जो ई की मात्रा ऊपर लगी है, ठीक है, ये नहीं होगी, ठीक है, छोटी ही बनेगी। इन आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक आयताकार मोहर है, ठीक है, इस पर आप देख रहे हैं एक जानवर बना हुआ है। कौन सा जानवर है जानते हो आप? यहां पर जो आपको जानवर देखने को मिलता है, इस जानवर का नाम है वृषभ, ठीक है। इससे वृषभ का अर्थ होता है बैल। क्या होता है?
बैल, ठीक है। ऐसा होगा कि भाई उस टाइम पर जो बैल होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे खेती के लिए, इसीलिए बैलों को ही अपने इन्होंने जो मतलब मुद्रा चल रही थी या फिर जो मुहर थी, ठीक है, हाँ ये मुहर थी, तो मुहर के ऊपर इन्होंने बना दिया हो कि भाई हमारे यहाँ जो बैल हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखो एक सिंगी बैल है ये, ठीक है, इसके एक सींग निकलता है, ठीक है, ये देख रहे एक सींग निकला हुआ है, तो एक सिंगी जो बैल है इसका उस समय काफ़ी अधिक क्रेज था। तो आगे बढ़ते, हाँ, तो यहाँ पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक, ठीक है, तीन चीजें आपको देखने को मिलती है। क्या क्या? मनके, बांट और फलक। अब देखते हैं कि मनकों का निर्माण किससे होता था। तो मनके जो थे, मनकों का निर्माण होता था कार्निलियन नाम के पत्थर से। किससे? कार्निलियन नाम के पत्थर से, ठीक है। अगर आप चैप्टर में देखोगे तो बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उसमें छेद किया जाता था, किस प्रकार से बनाया। जो स्टोरी है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा, ठीक है। स्टोरी दी गई कि भाई मनकों से किस प्रकार से मतलब कार्निलियन पत्थर से किस प्रकार से मनके बनाए जाते थे। ये अगर आपको जानना है तो बुक में पढ़ लीजिएगा। अगर बांट की बात की जाए, ठीक है, बांट होगा, अंक की बिंदी यहाँ पर लगी, यहाँ पर लगी, यहाँ पर नहीं लगी, ठीक है, मिस्टेक है, बाद में सही कर देंगे। तो बांट बनाने के लिए चर्ट नाम के पत्थर का प्रयोग किया जाता, ठीक है, चर्ट नाम के पत्थर का प्रयोग यहाँ पर बांट बनाने के लिए होता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया जाता होगा, जो बांट है, बांटों को। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे क्योंकि उस टाइम की अगर आप देखोगे तो और अधिक मूर्तियां देखने को नहीं मिलती हैं। यही एक मूर्ति प्राप्त हुई है। अब चूंकि यही एक मूर्ति प्राप्त हुई है, अगर कोई सिंगल चीज हमको देखने को मिलती है, इसका अर्थ होता है कि वह भाई वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर आप इस व्यक्ति को गौर से देखोगे, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, गौर से देखोगे तो इसको कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए देख पाओगे यहाँ पर, ठीक है। जो वस्त्र इसने पहन के रखा है, इसके ऊपर कढ़ाई की गई, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि भाई उस टाइम पर जो कपड़े बनाए जाते थे उन पर कढ़ाई वगैरह होती थी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आप देख सकते हो। आगे बढ़ते, आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अच्छा, इसके साक्ष्य क्या मिलते हैं, ठीक है। तो साक्ष्य के तौर पर कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहां पर कहने का अर्थ ये है कि अगर आप मोहनजोदड़ो में का पूरा रिसर्च करोगे तो आपको देखने को मिलता है कि मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़ों के अवशेष देखने को मिलते हैं। अच्छा, कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले कहां पर है? तो चांदी का एक फूलदान था, उसके ढक्कन के ऊपर, और इसके अलावा तांबे की वस्तुएं थी, उनके ऊपर चिपके हुए मिले हैं। अब जो यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी देखने को मिलती है कि भैया यहाँ पर कपास की खेती होती थी आज से लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में। यहाँ याद रखना मेहरगढ़ में, ठीक है, मेहरगढ़ में। ये प्रश्न आ सकता है कि कहाँ पर होती थी, मेहरगढ़ में। तो इसका जब कार्बन रेटिंग निकाला गया तो पता चला कि भाई 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ठीक है। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी और तथा फेयॉन्स से बनी तकलियां सूत की कताई का संकेत देती हैं, ठीक है। तकलियां उस समय पर सूत की कताई में अपना योगदान देती थी, तकलियों के माध्यम से सूत की कताई होती थी। तो तकलियां जो है, ठीक है, और जो यहाँ पर जो खिलौने देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो इस चीज का संकेत देते हैं। और पक्की मिट्टी तथा हाँ, इससे बनी जो तकलियां हैं, ये इस चीज का संकेत देती है कि भाई यहाँ पर सूत की कताई होती थी। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अच्छा, जो ये बर्तन थे, इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ये आपको विशेषता देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन ये लोग यूज करते थे, जो कि आज हमको साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए। अब जो ये बर्तन थे, इन बर्तनों के ऊपर लाल रंग से पहले पुताई की जाती थी और उसके बाद में काले रंग से इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आगे बढ़ते, हमने यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया, फेयॉन्स, ठीक है। फेयॉन्स किसे कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि आखिरकार ये फेयॉन्स होता क्या है। आगे बढ़ते हैं, तो फेयॉन्स जो है, ये पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर से हमको प्राप्त हो जाते हैं। क्या? पत्थर और शंख, ठीक है। लेकिन जब हम फेयॉन्स की बात करते हैं तो फेयॉन्स जो है ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। अच्छा, कैसे तैयार किया जाता है? तो सबसे पहले लिया जाता है बालू को, किसके? बालू को लिया जाता है, ठीक है। इसके साथ में स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को और गोंद को, तीन चीजों को मिलाया जाता है। एक तो हो गया आपका बालू, ठीक है, दूसरा हो गया आपका स्फटिक पत्थरों का चूर्ण, ठीक है, तीसरा मिलता है आपको गोंद। ये तीन चीजों को मिला करके एक साथ मतलब मिलाया जाता था। उसके बाद में उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। जैसे कि आज के टाइम पर आप देखोगे, आप स्टील या फिर लोहे की कोई चीज लेकर के आओ तो सबसे पहले उसे पिघलाया जाएगा, ठीक है, फिर उसे एक शेप दिया जाएगा एंड उसमें कुछ चीजों को मिलाया जाता है ताकि वो मजबूत रहे या फिर उसमें मतलब परिवर्तन ना हो, इसके लिए। इसी तरह से जो फेयॉन्स है, फेयॉन्स को बनाने के लिए तीन चीजें मिलाई जाती थी। एक तो गोंद हो गया आपका,
जिससे कि मजबूती पकड़ ले, एक बालू हो गया आपका, और दूसरा स्फटिक पत्थरों का चूर्ण, 3 चीज़ों से मिलकर के बनता था। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत भी चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः हल्के नीले या फिर हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, जो ये अगर आप फेयोंस को देखोगे तो इसका कलर आपको नीला या फिर हल्का समुद्री हरे रंग का देखने को मिलेगा। फेयोंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये आपको जैसे आज के टाइम पर आप कांच देखते हो, इसी तरह से आई थिंक शायद ये फेयोंस होगा, क्योंकि आज के टाइम पर कांच से चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, आज के टाइम पर कांच से हम बर्तन भी बना लेते हैं। ठीक है, बर्तन भी बना लेते हैं। बाले अगर आप देखोगे तो बाले, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन। हाँ, तो बाले अगर आप देखोगे आजकल ज़्यादातर मेटल के बनते हैं, ठीक है, स्टील के बनते हैं, लेकिन उसमें कांच का प्रयोग होता है। ठीक है, तो फेयोंस जैसे आज के टाइम पर हम कांच का इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि उस टाइम पर फेयोंस से इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हों। ठीक है, चूड़ियाँ हो गई, मनके हो गए, बाले हैं, छोटे बर्तन। इसके अलावा अगर आप देखो तो फेयोंस से बनी हुई एक और चीज़ का आपको एग्जाम्पल मिलता है, जो कि है तकलियाँ, तकलियाँ जो कि सूत की कताई का संकेत देती हैं। इनको भी फेयोंस से ही बनाया जाता था। आगे बढ़ते कच्चे माल की खोज में, हाँ, अब ये भी देखते हैं कि भैया आखिरकार जो कच्चा माल ये लोग लाते थे कहाँ से लेकर के आते थे। कच्चा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई कच्चा माल कहते किसे, कि वो पका ना हो, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल है। कच्चा माल उसे कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है हमको। ठीक है, या तो किसान या तो पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कपास। ठीक है, तो कपास एक प्रकार का कच्चा माल है। ठीक है, कपास हमको प्राप्त होता है। फिर कपास से रुई निकाली जाती है, फिर उस रुई से कपड़ा तैयार किया जाता है, या फिर धागा, रुई से धागा तैयार किया जाता है, धागे से कपड़ा तैयार किया जाता है, उस कपड़े की फिर सिलाई की जाती है, और फिर उस सिलाई किए हुए कपड़े को हम पहनते हैं। ठीक है, तो कई सारे प्रोसेस होते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं भाई पशुपालक का। ठीक है, हमने किसान का देख लिया, जिसका हमने यहाँ पर बात कर ली। अब हम पशुपालक की बात कर लेते हैं। हाँ, किसान का एक और एग्जाम्पल आपको मिलता है गन्ना। ठीक है, क्या है, गन्ना। गन्ना जो है, गन्ने से शक्कर बनती है, गुड़ बनता है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले गन्ने की खेती की जाती है, गन्ना निकलता है। अब गन्ना क्या है, कच्चा माल है। ठीक है, गन्ने से क्या है कि गन्ने को पहले उसको पेरा जाएगा। ठीक है, उससे उसका रस निकाला जाएगा, फिर उस रस को गर्म किया जाएगा, और गर्म करके उसको फिल्टर किया जाएगा। पहले फिल्टर करने के बाद फिर उसको गर्म किया जाएगा। जब गर्म होगा तो उससे शक्कर और गुड़ बनाया जाएगा। इसी तरह से ये जो होते हैं कच्चे माल के रूप में काम करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रूप से। ठीक है, और इसमें आपको लकड़ी है, धातुएं हैं, ये भी धातुओं का अयस्क है, ये चीजें भी देखने को मिल जाए। अब आपको पशुपालकों के लिए एग्जांपल क्या है, भैंस का दूध हो गया। ठीक है, दूध जो है वो हमें कच्चा माल है, और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट जो है वो हमें पक्के माल के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हो। ठीक है, यानी कि देखो धातुओं का अयस्क, देखो लौह अयस्क हो गया। लोहा जो हमको मिलता है, लोहा इसी रूप में प्राप्त नहीं होता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है। तेल अगर आप देखो तो कच्चा तेल होता है, वो ऐसा ही फिल्टर प्राप्त नहीं होता, जमीन से ऐसे नहीं निकलता। ठीक है, काला काला होता है, फिर उसे फिल्टर किया जाता है। ठीक है, फिल्टर करने के बाद में फिर उसको यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं से मिल जाती थी, लेकिन तांबा, सोना, चांदी, लोहा और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर से आयात करते थे। यहां पर अगर आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे कितनी चीजों का आयात करते थे, एक हो गया तांबा, एक हो गया सोना, एक हो गया चांदी, एक हो गया लोहा, और हो गया बहुमूल्य पदार्थ। ठीक है, बहुमूल्य पत्थरों। ठीक है, इन सभी चीजों का ये दूर दूर से आयात करते। इसमें तांबे जो था, तांबे का आयात करते थे कहां से, राजस्थान से, और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से। इन 2 जगहों से ये तांबे का आयात किया करते थे। इसके बाद में अगर हम टिन की बात करते हैं, टिन का भी आयात करते थे, तो टिन का आयात ही करते थे आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। फिर अगर सोने की बात की जाए तो सोने का आयात ही करते थे आधुनिक कर्नाटक से। फिर बहुमूल्य पत्थरों का आयात ही करते थे, गुजरात हो गया, ईरान है, और अफगानिस्तान से। इन 3 जगहों से ये बहुमूल्य पत्थरों का भी आयात किया करते। तो ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। कभी कोई प्रश्न पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात कहां से करते थे, या फिर टिन का आयात कहां से करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आखिरकार जो लोग नगरों में रहते थे, जो भवन निर्माण की योजना में जुटे रहते थे, नगरों के विशेष प्रकार के इमारतें बनाते रहते थे, उनके लिए भोजन का इंतजाम कहां से होता था, तो नगर, जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो शहर में रहने वाले लोग जो है वो खेती आमतौर पर नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोग होंगे, मिनिमम 100 में से 5% लोग होंगे जो ही खेती करने के लिए गांव जाते होंगे। बाकी ये सभी लोग जो शहर में रहते हैं अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं। ठीक है, आज के टाइम पर क्या है, जो किसान हमारे यहाँ पर फसल उगाता है वो अपने घर पर भले ही ना रखे, लेकिन शहर वालों के लिए बेच देता है, और शहर वाले लोग उसको खरीद करके खाते हैं। ठीक है, अधिकतर यही हमको देखने को मिलता है। तो उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर जो लोग नगरों में रहते थे, ठीक है, तो नगरों के अलावा गांव में भी लोग रहते थे।
ठीक है। इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। उस टाइम पर भी गांव हुआ करते थे, आज भी है, ठीक है। सपो मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे जो निचला नगर था, निचले नगर में आमतौर पर जो लोग रहते थे वो कृषक ही थे, यानी कि उसमें खेती करने वाले लोग देखने को अधिक मिलते थे, ठीक है। अब जो ये कृषक और चरवाहे थे, ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को देते थे, यानी कि जो आपका नगर दुर्ग था, जो कि ऊंचाई पर बना था, पश्चिमी इलाके में बना था, वहां पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए कृषक और चरवाहे लोग जो कि गांव में रहते थे, ये भोजन को प्रोवाइड करते थे, वहां पर पहुंचाते रहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगले पॉइंट में कहा दस्तकारों को देते थे, पौधे के दस्तकारों को देते, ठीक है, देते होंगे के बाद यहाँ पर ये लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पौधों के अवशेषों से पता चलता है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देते के बाद में ये लग जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्टॉप हो जाएगा। तो पौधों के अवशेषों से हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो थे गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों, ये सभी चीजें उगाते थे। कौन कौन सी फसलों की खेती करते थे? एक हो गया आपका गेहूं, दूसरा हो गया आपका जौ, तीसरा हो गया आपका दालें, चौथा हो गया आपका मटर, पांचवा हो गया आपका धान, छठा हो गया आपका तिल, ठीक है, छठा, और सातवां हो गया सरसों। तो 7 प्रकार की फसलें किया करते थे। अब जो 7 नंबर अगर आप देखोगे तो प्राचीन काल में या फिर हम जहां कहीं भी देखते हैं 7 नंबर बहुत यूज देखने को मिलता है, ठीक है। तो 7 प्रकार की यहां पर ये लोग फसलें भी किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे, ये एक नई बात थी उस टाइम पर, ठीक है। जमीन की जो जुताई की जाती थी वहां पर हल का प्रयोग एक नई बात थी। हल यानी कि जिससे जमीन जोता जा सके, ठीक है, उसे हल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बच पाए, किंतु हल्के आकार के मिट्टी के खिलौने यहां से मिले हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो जो जिन हलों का प्रयोग ये लोग किया करते थे वो आज के टाइम पर बच नहीं पाए, क्योंकि हल जो थे मिट्टी के थे और मिट्टी के हलों में दीमक लगी और दीमक लगने से वो खत्म हो गए, या फिर क्या है कि धीरे धीरे वो नष्ट हो गए। अब वहां पर जो हल का प्रयोग होता था तो हलों के आकार के क्या है कि खिलौने बनाए गए थे, जो आज हमको देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन लोगों ने खेत को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया होगा। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, ये भी एक मतलब रीजन था, ये भी एक मतलब आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। तो चूंकि यहाँ पर वर्षा कम होती थी, इस कारण से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं हो पाता था। अतः यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने क्या किया था, पानी का संचय किया होगा, आवश्यकता पड़ने पर जिसका वो लोग फसलों की सिंचाई में यूज करते होंगे। इसके अलावा जानवरों को पिलाने के लिए यूज करते थे, इसके अलावा अपने कार्य के लिए भी इस पानी का यूज किया करते होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखने को मिलता है हड़प्पा में, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर देखने को मिलते हैं जिनका सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा डीपली समझो। हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक रावी नदी के तट पर तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। 2 चीज कही जा रही, जो आपका हड़प्पा स्थल है जिसे सबसे पहले खोजा गया था, ये सिंधु की एक सहायक नदी जिसका नाम है रावी नदी, रावी नदी के तट पर देखने को मिलता है, जो कि हमने अभी आपको मैप में दिखाया था। एंड अगर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर देखने को मिलता है, जो हमने आपको मैप में दिखाया था। एंड इसके बाद में कालीबंगा अगर आप देखो तो ये घग्गर नदी के तट पर देखने को मिलता है, और जो लोथल ये साबरमती नदी की सहायक नदी है, एक भोगवा नदी, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड जो लोथल ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर जो है, जो आपको धौलावीरा नगर देखने को मिलता है, ये नगर अगर इसकी बात की जाए तो गुजरात के कच्छ के इलाके में खदिरवेद के किनारे बसा हुआ है। कहां पर? धौलावीरा नगर जो है कच्छ के इलाके में खदिरवेद के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, कच्छ का इलाका अगर आप देखोगे तो ये सूखा इलाका आज के टाइम पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर साफ पानी मिलता था उस टाइम पर, आज हम बात नहीं कर सकते, बट उस टाइम पर क्या है कि यहाँ पर साफ पानी मिलता था और जमीन भी यहाँ की उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभाजित थे, वहीं पर अगर आप धौलावीरा में देखोगे तो यहाँ पर 3 भागों में इस नगर को बांटा गया था, ठीक है। आज के टाइम पर अगर आप कच्छ वाले इलाके को देखोगे तो वहां पर आपको गधे बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। एंड आज के टाइम पर ये इतना उपजाऊ और इतना अधिक यहाँ पर क्या है कि पानी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पहले क्या था कि यहाँ पर पानी भी बहुत मात्रा में था और ज़मीन भी उपजाऊ थी, ठीक है। और ये नगर जहाँ जैसे आप हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरों को देखोगे 2 भागों में डिवाइड थे, तो ये आपको धौलावीरा नगर जो देखने को मिलता है ये विशेष नगर था, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से
के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, यानी कि बाउंड्री की गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, ठीक है, जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो इसी तरह से प्रवेश द्वार भी बनाए गए थे। इस नगर में खुला मैदान भी था, ठीक है, जो ये पूरा नगर था, इस नगर में एक खुला मैदान रखा गया था जहां पर सार्वजनिक आयोजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो आपके यहाँ पर हर शहर में कहीं ना कहीं आपको बड़े बड़े मैदान देखने को मिल जाएंगे, जो कैसे होते हैं, पूरे खुले होते हैं, जहाँ पर रामलीला हो गई या फिर कोई बड़ा नेता आता है तो उसकी रैली हो गई, या फिर भागवत है या फिर कथा, ये सारी चीज़ों को करवाया जाता है, भंडारे वगैरह लगवाए जाते हैं। इसी तरह से ये जो आपको धौलावीरा नगर देखने को मिलता है, यहाँ पर एक खुला मैदान था जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे, ठीक है। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में, यहाँ पर में होगा, मैं नहीं, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, पीडीएफ मिलेगा उसमें क्लियर हो जाएंगे मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया। देखो, जब भी कोई सभ्यता होती है तो हर सभ्यता की अपनी एक अलग भाषा होती है। आज के टाइम पर हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं हमारे भारत देश में, ठीक है, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाबी भी है, सिंधी भी है, गुजराती भी है। इसके अलावा आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की आपकी एक अलग भाषा होगी। आप जिस देश में जाओगे तो वहाँ की एक अलग लैंग्वेज होती है। हर देश में, हर सभ्यता में आपको एक अलग लैंग्वेज देखने को मिलती है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो उस समय की लिपि थी, जो उस समय की भाषा थी, वो आपको धौलावीरा नगर देखने को मिलता है, तो धौलावीरा नगर के अभिलेखों में देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि यहाँ के जो कुछ अवशेष हमको मिले जिसमें हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया, ठीक है। जैसे हड़प्पा लिपि में लिखा हुआ मिला है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य जगहों पर लिखा हुआ मिला, वैसे ही यहाँ पर भी लिखा हुआ मिला है। इन अभिलेखों को सामान्यतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर एक अभिलेख देखने को मिलता है जिसके ऊपर यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा लिखा मिला है, मतलब एक कठोर वस्तु पर, पत्थर के ऊपर यहाँ पर अभिलेख को खोदा गया था, जो कि एक अनोखा अभिलेख यहाँ पर देखने को मिलता है। हो सकता है कि यहाँ की राजा थोड़े से विशेष हो और अलग प्रकार की एक्टिविटी करने में ज़्यादा अपना वो रखते हो, ठीक है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की सहायक नदी, साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल, ठीक है। हाँ, साबरमती की एक सहायक नदी है जिसे उपनदी भी कहा जाता है, इसी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ है। यहाँ पे ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको कीमती पत्थर जैसे कि कच्चा माल है, ठीक है, कीमती पत्थरों का जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। देखो, कच्चा माल पत्थरों में ऐसे होता है कि पत्थर से आप कोई मूर्ति बना सकते हो, कोई भी चीज़ बना सकते हो, ठीक है। तो पत्थर जो होते हैं इस तरह से कच्चे माल के रूप में काम करते हैं और पत्थरों से फिर मूर्ति या फिर कोई और प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, वो आपका मेन माल होता है, ठीक है। तो पत्थर कच्चे माल के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। तो अगर आप लोथल में देखोगे तो यहाँ पर कीमती पत्थर देखने को मिलेंगे, और ये कहाँ पर मौजूद है? गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली जो आपकी ये साबरमती नदी है, साबरमती नदी की एक उपनदी है, ठीक है। इसके किनारे लोथल नगर बसा हुआ है, जो कि हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है, जिसका नाम है भोगवा नदी। भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी कि लोथल में अगर आप देखो तो पत्थरों से कई सारी चीज़ों को बनाया जाता था, शंखों से कई सारी चीज़ों को बनाया जाता था, धातुओं से कई सारे प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोडक्शन क्षेत्र में के रूप में काम करता था। यहाँ पर कई सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ करता था। यहाँ एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तालाब था जिसका चित्र दिया गया है, बट मैंने कहा तालाब को क्या दिखाया जाए, ठीक है, इसलिए मैंने चित्र यहाँ पर नहीं रखा। तो यहाँ पर लोथल में एक बहुत बड़ा तालाब देखने को मिलता है, जहाँ जिसे कह सकते हैं कि एक वहाँ का बंदरगाह रहा होगा, ठीक है, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली जो नावें थी वो यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा करती थी। इस जगह में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिली है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई मुद्रांकन या मोहरबंदी किसे कहते हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। याद रखना, जो आपका ये लोथल नगर है, लोथल नगर में कीमती पत्थर मिलते थे। यहाँ पर एक बंदरगाह भी मिला है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि एक गोदाम मिली है जहाँ पर जिसे भंडारगृह मिला है, जहाँ पर चीज़ों को रखा जाता होगा, ठीक है। और इस भंडारगृह से मोहरे, मुद्रांकन और मोहरबंदी जैसी चीज़ें, कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर इस एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण भी और तैयार मनके भी यहाँ से प्राप्त हुए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर
पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इमारत ऐसी मिली है जहाँ पर मनके बनाने का काम होता था। ठीक है, ऐसे प्रोडक्शन हाउस इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं मुद्रा, जिसे मोहर कहा जाता था, और मुद्रांकन या फिर मुहरबंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या फिर थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। कहने का अर्थ यहाँ पर ये कि आज के टाइम पर अगर आप कोई प्रोडक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर पार्सल के रूप में भेजते हो या फिर आप मंगाते हो, तो आप देखोगे वो सील पैक होता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है कि सील लगी होती, लेकिन उस टाइम पर सील वगैरह तो थी नहीं, चीज़ को बांधा जाता था या फिर सिला जाता था। ठीक है, अब चीज़ को आपने बांध के भेजा, बीच में उस पर किसी ने छेड़छाड़ की या नहीं की, ये आप कैसे जानोगे? भाई बीच में कोई चीज़ बदल ले, आप कैसे जान पाओगे कि भाई इस चीज़ के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है? तो इसके लिए क्या किया गया, थैले को बंद करने के बाद में उसके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत दी जाती थी और गीली मिट्टी लगाने के बाद में मुहर की छाप उसके ऊपर छोड़ी जाती थी। जैसे कि भाई क्या हुआ, आपने एक बोरी ली, बोरी के अंदर सारा सामान रखा, उसको ऊपर से सिल दिया। सिलने के बाद में क्या करोगे, उस सिले हुए मोहरे के ऊपर आप गीली मिट्टी रखोगे काफ़ी सारी। ठीक है, और गीली मिट्टी रखने के बाद में उसके ऊपर आपके पास जो मोहर है, आप उस मोहर को लगा दो कुछ इस तरह से। ये एक मतलब एग्जाम्पल के रूप में दिया गया। इस तरह से गीली मिट्टी लगाने के बाद में आप देख रहे हो ये पूरी मोहर लगी। ठीक है, इस प्रकार से मोहर लगा दी जाती थी। अब यहाँ पर देखा जाता था कि अगर छाप मोहर ये जो छाप है मोहर की, ये टूटी नहीं होती थी। जैसे कि प्रोडक्ट यहाँ से भेजा गया और यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर देखा जाएगा कि जो ये छाप लगी है मोहर की, अगर ये टूट गई होती थी तो इसका अर्थ ये होता था कि इस पार्सल के साथ में छेड़छाड़ हुई है। लेकिन अगर ये साबित मतलब ये टूटी नहीं मिलती थी तो ये साबित हो जाता था कि इस प्रोडक्ट के साथ में छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते। अब अगला टॉपिक आपको मिलता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई सभ्यता का अंत कैसे हुआ, हड़प्पा की सभ्यता का अंत का रहस्य क्या है। देखो कई सारे विद्वानों ने इसके ऊपर अपनी एक अलग अलग राय दी है, लेकिन सभ्यता के जो अंत हुआ था उसका संकेत कैसे मिलता है, हमारे यहाँ के लोगों को पता कैसे चला कि भाई इस सभ्यता का अंत हुआ एंड कब अंत हुआ? तो आज से लगभग 3900 साल पहले, कब? 3900 साल पहले, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं 3900। ठीक है, 3900 ईयर एगो। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने क्या किया, हड़प्पा के नगरों को छोड़ दिया। ठीक है, अचानक छोड़ दिया। अचानक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि एक साथ सभी लोग इन नगरों से निकल गए। ठीक है, लेकिन मुहर और लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। देखो आप हमें एक बात बताओ, आप अपने घर में रह रहे हो, ठीक है, और अचानक से आपके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, आप क्या करोगे? अपने घर को छोड़कर भागोगे? फिर आप जो काम कर रहे होगे क्या आप वो काम कर पाओगे? अचानक से करना बंद कर दो, अचानक सब कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ। जब इन लोगों ने अपने नगरों को छोड़कर भागे यहाँ से, मतलब नगरों को छोड़ दिया, तो ये जितने भी काम करते थे वो सारे काम भी बंद हो गए। दूर दूर से कच्चा माल जिसका आयात होता था वो काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे, जल निकास प्रणाली जो थी वो नष्ट हो गई और सड़कों पर झोपड़ी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ते अब अगला पॉइंट मिलता है कि भाई सभ्यता का जो अंत हुआ है इसके ऊपर मतलब विद्वानों का क्या मत है। जो हमारे के विद्वान है उन्होंने अपने कुछ मत प्रस्तुत किए, उन मतों को आप यहाँ पर देख लो। सबसे पहला मत आता है, कुछ विद्वानों का मत था कि नदियाँ सूख गई थी। हो सकता है कि वह नदियाँ सूख गई हूँ और चूंकि नदियाँ सूख गई थी तो वहाँ पर पानी नहीं था, और पानी नहीं था तो पानी के बिना वहाँ पर रह पाना असंभव था। तो ऐसा हो सकता है। हाँ, हम इस चीज़ को क्या है कि एक पॉइंट दे सकते हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, अगर हम हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को देखेंगे तो वो एक ही जगह पर सारे स्थल नहीं थे, वो अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं। तो क्या एक साथ हर जगह पर नदियां सूख गई? और अगर ऐसा हुआ भी तो हमें एक प्लस पॉइंट और देखने को मिलता है कि वहां पर कुओं की व्यवस्था भी थी। अगर नदियां सूख भी गई थी तो कुओं से पानी निकाल सकते थे। ठीक है, कुओं से पानी निकाल सकते थे, फिर उन्होंने इनको क्यों छोड़ा? तो ये इसमें क्या है कि संदेह की दृष्टि बनी रहती है। अगला पॉइंट, कुछों का मत ये कि जंगलों का विनाश हो गया था। अब ये पॉइंट जो है थोड़ा बहुत हमें देखने को लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि सही हो, क्योंकि जंगलों का विनाश होना ये एक बड़ा पॉइंट था। क्योंकि उस टाइम पर गैस वगैरह थी नहीं, इलेक्ट्रिक वगैरह थी नहीं, तो भोजन जो पकाया जाता था वो लकड़ियों के माध्यम से पकाया जाता था। अब चूंकि लकड़ियों के माध्यम से ही सारा भोजन पकना है तो लकड़ियों की आवश्यकता है, और अगर जंगलों का नष्ट हो गया होगा तो लकड़ियाँ नहीं मिल रही होंगी, फिर इनको वहाँ से हटना पड़ेगा। दूसरा, अब ये लोग जो नगर बनाते थे वहाँ पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे।
ठीक है। अब जो पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहां पर क्या है कि ईंटों को पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, और लकड़ी कहां से मिलती थी? जंगल से। तो हो सकता है कि यहां पर जंगलों का विनाश हो गया और जिस वजह से यहां पर इनको निकलना पड़ा हो यहां से। तीसरा मिलता है मवेशियों के खाने के लिए चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। ये भी चीज जो है, ये भी जो बात कही जा रही है, ये बात मानने लायक है। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि भाई जो चारागाह थे और घास स्थल थे ये समाप्त हो गए हो, सूखा पड़ गया, यानी कि जलवायु परिवर्तन यहां पर हुआ हो। ये दो चीज जो है ये जलवायु परिवर्तन की ओर संकेत देते हैं। किसके ऊपर? जलवायु परिवर्तन की ओर संकेत देते हैं। अगला पॉइंट जो मिलता है उसमें कहा जाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इलाकों में बाढ़ आ गई हो। ये वाली जो बात कही जा रही है ये 99% तक इसको लोगों ने सच माना है, ठीक है, क्योंकि बाढ़ आना एकमात्र ऐसा संकेत है, ठीक है, एकमात्र ऐसा रीजन है जिस वजह से आप तुरंत अपने इलाके को छोड़कर चले जाओगे अचानक से, ठीक है, क्योंकि बाढ़ एक ऐसा चीज़ है, अगर आप उसमें फंस गए ना, अगर आप वहाँ पर रुक गए ना तो आप खत्म हो जाओगे, ठीक है। अगर आप सूखा पड़ रहा है तो आप धीरे धीरे इंतजाम करोगे, धीरे धीरे मरोगे। अगर नदियाँ सूख गई हैं तो भी आप धीरे धीरे मरोगे। जंगलों का विनाश हो गया तो भी आप धीरे धीरे मरोगे। चारागाह सूख गए तो भी धीरे धीरे मरोगे। धीरे धीरे छोड़ोगे इलाका, एक एक व्यक्ति छोड़ के जाएगा। लेकिन अगर बाढ़ आ जाएगी तो अचानक से सभी लोग वहाँ से भागेंगे, ठीक है। ये एक ऐसी मुसीबत है जिससे कि बाढ़ आ जाए, फिर आग लग जाए, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ का मानना है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। इसके बारे में डिटेल में हम क्लास 12 के एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे कि भैया आखिरकार इसका अंत हुआ कैसे, वहां पर डिटेल में इसके बारे में दिया गया है। अब ये जो मत हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ में दिए गए। ऐसा नहीं कि विद्वानों ने ऐसे ही मुंह उठाया और कह दिया, ठीक है, जीभ उठाई और पटक दी, कह दिया कि भाई ने ऐसा हुआ था, ठीक है। उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की एंड इसके ऊपर तर्क भी दिए, जिसके बाद में इन सभी के सभी कारणों को प्रस्तुत किया गया। अच्छा, आखिरी वाले की बात की शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि भाई शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो जिस वजह से आम जनता में लड़ाई हुई हो, ठीक है, और धीरे धीरे लोगों ने जनता पूरा का पूरा इलाका छोड़ दिया हो। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां पूर्ण रूप से उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण, पूर्वी यानी कि इधर और दक्षिण यानी कि इधर, ठीक है, आपका जो पूर्वी इलाका है उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह यहाँ पर, और दक्षिणी इलाके में लोग जाकर के बसने लगे, ठीक है, नई बस्तियों में जाकर के बस गए थे। इसके लगभग 1400 वर्ष बाद, ठीक है, आज से लगभग 2500 साल पहले नए नगरों का विकास हुआ। अब जो नए नगरों का विकास हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ये गंगा नदी के किनारे हुआ था। कहाँ पर? गंगा नदी के किनारे नए नगरों का विकास हुआ था। कब? आज से लगभग 2500 साल पहले। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आगे बढ़े। तो हमारा आज का ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हमारे दो चैनल हैं, दृढ़ संकल्प और दृढ़ संकल्प 2.0। तो 2.0 पर हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं एंड इस पर हम आज से ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। कल से यहाँ पर पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारी काफी हेल्प करेगा, हमें मोटिवेट करता है। देखो, अगर आप यहां पर देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दो, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, भाई करके जाओ, कुछ भी करो, डिसलाइक करो फिर लाइक करो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करो, भले ही आप जय हिंद लिख दो, ठीक है, जय हिंद, ठीक है, जय हिंद, भले ही कुछ भी लिखो। हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हो हमसे इंस्टाग्राम पर। हमारी ये इंस्टाग्राम की आईडी है जिससे आप सर्च करोगे तो हम मिल जाएंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम की। हमने कई सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा के रखे। फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, जो लोग चलाते हैं, यूज़ करते हैं फेसबुक, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। फेसबुक की नहीं मिलेगी, फेसबुक पर आप ये सर्च करना, आपको हमारा पेज मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हो। आगे बढ़ते, देखो हमारे चैनल पर ना क्लास 6 से लेकर 12 तक की स्पेशल क्लास चल रही है एनसीईआरटी की। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, नोट्स लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा एंड हल्का पेमेंट भी करना होगा। तो व्हाट्सएप नंबर हमारा ये रहा, इस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। चलिए, इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी वो है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ये चैप्टर भी कंप्लीट है, नोट्स कंप्लीट है इसके, एंड ये आपको 4 बजे देखने को मिलेगा। आज शाम को 4 बजे हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2 का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी गई, आप जाकर के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।